नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। और आज की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन राज्यों से पेट्रोल डीजल की वैट की दरें कम करने की अपील की है जिन राज्यों ने अब तक वैट में कटौती नहीं की। इनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु शामिल हैं। इन सब राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री ने कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से जनता परेशान है, इसलिए इन राज्यों को अपने यहां वैट की दरें कम करके लोगों के बोझ को कम करना चाहिए। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विरोधी दल केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे थे। कांग्रेस पेट्रोल के डीजल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से चुप्पी तोड़ने की मांग कर रही थी। आज मोदी ने चुप्पी तोड़ी। मोदी ने कहा, केंद्र सरकार नवंबर में ही पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी कम कर चुकी है। उनकी अपील पर बीजेपी की ज्यादातर राज्य सरकारें वैट में कटौती कर चुकी हैं, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्यों ने उनकी अपील पर गौर नहीं किया। मोदी ने साफ साफ बात कही, कहा अब भी वक्त है। अब 5 महीने में कई राज्यों ने 4-5 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमा लिया है। कम से कम अब तो इन राज्यों को अपने यहां की जनता को राहत देनी चाहिए। मोदी ने प्रार्थना की, लेकिन अब तक अपील का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा राज्य सरकारों ने, मुख्यमंत्रियों ने मोदी की नीयत और नीति पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने पूछा, मोदी ने एक्साइज ड्यूटी से जो लाखों करोड़ कमाए उसका हिसाब क्यों नहीं देते? वो पैसा कहां गया? केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी कम क्यों नहीं करती? यह सवाल पूछा गया। महाराष्ट्र की सरकार ने कहा कि मोदी राज्यों को जीएसटी में उनका हिस्सा क्यों नहीं देते? राज्यों को उनका हक मिले तो राज्यों को वैट बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी हर प्रॉब्लम के लिए विरोधी दलों या विरोधी दलों की सरकारों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। ऐसा कैसे चलेगा? कुछ नेताओं ने कहा, क्या महंगाई कम करना भी अब राज्यों की जिम्मेदारी हो गई है? कुछ पार्टियों ने पूछा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में पेट्रोल हमारे से सस्ता क्यों है? क्या इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें सिर्फ इंडिया के लिए बढ़ी हैं? बहुत सारे सवाल उठाए गए और ये सवाल कई दिन से उठाए जा रहे थे और आज नरेंद्र मोदी ने इन सारे सवालों का जवाब दिया। आज की बात में मैं आपको सुनवाऊंगा कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, राज्य सरकारों ने कैसे रिएक्ट किया और यह भी बताऊंगा कि अगर वैट कम हो गया तो क्या महंगाई पर लगाम लग सकेगी? क्या पेट्रोल डीजल की कीमतों पर रोक लग जाएगी? इस सारी बातों की चर्चा हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से क्या कहा। मोदी ने कहा कि दुनिया में जो हालात हैं, जिस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उसके बाद तमाम तरह की चुनौतियों से जूझने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल जरूरी है। इसी रेफरेंस में मोदी ने कहा कि राज्य और केंद्र मिलकर ही पेट्रोल डीजल की कीमत पर काबू पा सकते हैं, जनता का बोझ कम कर सकते हैं। आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आर्थिक निर्णयों में केंद्र और राज्य सरकारों का तालमेल, उनके बीच सामंजस्य पहले से अधिक आवश्यक है। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि जो युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई है और जिस प्रकार से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, और ऐसे माहौल में दिनों दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। ये संकट, वैश्विक संकट, अनेक चुनौतियां लेकर के आ रहा है। ऐसे संकट के समय में केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को और बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां
टैक्स कम करे और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करे। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। यह बात सही है कि 10 मार्च के बाद से अब तक 45 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमत करीब 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ी है, जो काफी ज्यादा है। हालांकि जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था उस वक्त तो यह कहा जा रहा था कि तेल के दाम 150 रुपए प्रति लीटर तक जा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों से, रशिया से सस्ता तेल आयात करने से फिलहाल हालात उतने खराब नहीं हुए, लेकिन तो भी काफी खराब है। केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में ड्यूटी कम कर दी थी, राज्यों से अपील की थी कि वो भी वैट कम करें। उस वक्त बीजेपी की सरकारों ने वैट कम कर दिया, लेकिन ज्यादातर गैर बीजेपी सरकारों ने मोदी की अपील को नहीं माना। आज मोदी ने उसी बात का जिक्र किया। हकीकत यह कि भारत अपनी जरूरत का 80% ऑयल इंपोर्ट करता है, इसलिए दुनिया में तेल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो उसका असर हमारे यहां होता है। अप्रैल 2021 में क्रूड ऑयल $63.4 प्रति बैरल था, जो इस साल बढ़कर 112.87 डॉलर प्रति बैरल हो गया। यानी एक साल में क्रूड ऑयल की कीमत में 78%, 78% का इजाफा हुआ। इस लिहाज से देखें तो जो देश तेल के मामले में दूसरे मुल्कों पर निर्भर हैं, उनमें भारत में तेल सबसे सस्ता है, वरना नेदरलैंड जैसे देश में इस वक्त पेट्रोल 193 रुपए प्रति लीटर है। इसीलिए आज मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने लेवल पर लोगों को तेल की कीमतों में राहत देने की पूरी कोशिश की, लेकिन राज्यों को भी इस मुश्किल वक्त में केंद्र के साथ खड़ा होना चाहिए। और उसके बाद मोदी ने उन राज्यों के नाम लिए जिन राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर अब तक वैट कम नहीं किया। जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी 3,500-4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों को तकलीफ न हो इसलिए अपने वेट में, टैक्स में कमी की, पॉजिटिव कदम उठाए। वहीं गुजरात और कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों ने टैक्स में कमी न करके इन 6 महीनों में 3,500 करोड़ रुपए से लेकर के 5,000-5,500 हजार करोड़ रुपए तक अतिरिक्त राजस्व कमा लिया। जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। जिन राज्यों ने वैट कम नहीं किया है वहां पर गैर बीजेपी सरकारें हैं। इन राज्यों में पेट्रोल डीजल पर वैट से वाकई में हजारों करोड़ रुपए की कमाई हुई है।
सबसे ज्यादा मुनाफा महाराष्ट्र ने कमाया। पिछले साल अप्रैल से लेकर इस साल मार्च तक महाराष्ट्र को 3,485 करोड़ रुपए की इनकम हुई, जबकि तमिलनाडु को 2,400 करोड़, 2,400 करोड़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को करीब 1,500 हजार करोड़, केरल को 1,100 करोड़ रुपए और पश्चिम बंगाल को करीब 1,200 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कम से कम अब जनता को राहत देनी चाहिए। इन राज्यों को आम लोगों के ऊपर से महंगाई का बोझ कम करना चाहिए। अब नवंबर में जो करना था नहीं किया, इसलिए पिछले 6 महीने में क्या हुआ है, आज चेन्नई में, तमिलनाडु में पेट्रोल करीब 111 रुपया के पास है, जयपुर में 118 से भी ज्यादा है, हैदराबाद में 119 से ज्यादा है, कोलकाता में 115 से ज्यादा है, मुंबई में 120 से ज्यादा है। और जिन्होंने कटौती की, मुंबई के ही बगल में दीव दमन में 102 रुपया है, मुंबई में 120, बगल में दीव दमन में 102 रुपया। अब कोलकाता में 115, लखनऊ में 105, हैदराबाद में 120 करीब करीब, जम्मू में 106, जयपुर में 118, गुवाहाटी में 105, गुड़गांव में 105 है, देहरादून छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड 103 रुपया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप 6 महीने भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए, ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है। आज मोदी ने राज्यों की कीमतों को, पेट्रोल डीजल की कीमतों को जब कंपेयर करके बताया तो वाकई में ये बात कुछ राज्यों को चुभी होगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पेट्रोल वाकई में सबसे ज्यादा महंगा है। इनमें से मध्य प्रदेश में बीजेपी और बिहार में एनडीए की सरकार है, इसलिए अब गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें पूछ रही हैं, केंद्र राज्यों से अपनी आमदनी कम करने को कह रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल से जो रेवेन्यू कमाया वो कहां गया, उसका क्या हुआ? सवाल वाजिब है। तो मोदी ने आज इसका जवाब भी दे दिया। केंद्र सरकार का तर्क है कि कोरोना के दौरान जो मुफ्त वैक्सीन लगाई गई, गरीबों को जो मुफ्त राशन दिया गया, यह सब उसी पैसे से हो पाया। मोदी ने एक और खास बात कही, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी के जरिए जो टैक्स कलेक्शन करती है उसमें से 42%, 42% राज्यों को वापस दे दिया जाता है। इसलिए राज्य सरकारें यह कहकर पल्ला न झाड़ें कि उनकी कमाई में कटौती क्यों हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की भलाई के लिए जिन राज्य सरकारों ने अब तक वैट कम नहीं किया, वो अब यह कदम उठाएं। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। आप सब जानते हैं कि भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका 42% तो राज्यों के ही पास चला जाता है। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि वैश्विक संकट के इस समय में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर चलते हुए एक टीम के रूप में हम सब मिलकर काम करें। प्रधानमंत्री मोदी ने नाम लेकर विरोधी दलों की राज्य सरकारों पर सवाल उठाए। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष सुनाता हूं। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्या कहा गया? उन्होंने कहा कि महंगे तेल की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डालना गलत है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल पर वैट केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी से कम है। उद्धव सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र के हक का 26,000 करोड़ रुपए दबाकर बैठी है। मोदी पहले महाराष्ट्र का बकाया अदा करें, उसके बाद सलाह दें।
जानबूझ के आपको अब 26,000 करोड़ रुपए दोगे ही नहीं और कहोगे कि राज्य सरकार क्या कर रही है। भैया हम छोटे भाई हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप बाप है, इस देश के बाप हो आप। तो छोटे छोटे बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र छोटे छोटे लड़के हैं आपके, अच्छा खाना खिलाइए उनको। अरे जो हक का खाना है वो तो खिलाइए, वो सिर्फ पेट पे हाथ घुमा रहे हैं। महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर के ऑफिस की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें कहा गया कि मुंबई में 1 लीटर डीजल पर केंद्र सरकार 24 रुपए जबकि राज्य सरकार 22 रुपए टैक्स लेती है। इसी तरह उन्होंने कहा कि मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल पर केंद्र सरकार 31 रुपए टैक्स लेती है जबकि महाराष्ट्र सरकार 32 रुपए। यानी पेट्रोल में महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार की तुलना में 1 रुपए ज्यादा टैक्स लेती है। अब पता यह लगा कि कल उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में पेट्रोल पर वैट में 1 रुपए की कमी कर सकते हैं। 1 रुपए की कमी कर देंगे तो फिर कहेंगे कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों का शेयर बराबर हो गया। वैसे महाराष्ट्र सरकार केंद्र से 26,000 करोड़ रुपए मांग रही है तो कांग्रेस मोदी सरकार से 26 लाख करोड़ का हिसाब मांग रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार ने पिछले 8 साल में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से 26 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। सरकार न तो उसका हिसाब दे रही है, न राज्य सरकारों को जीएसटी का पैसा दे रही है और अब वैट कम करने को भी कह रही है। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो टू वे ट्रैफिक है ना। ये आप 26 लाख करोड़ कमा लें सेंट्रल एक्साइज से पिछले 8 साल में पेट्रोल और डीजल पर, जीएसटी देने के वक्त जो आपकी संवैधानिक आपकी जिम्मेदारी है उस वक्त आप शर्मा जाएं और नहीं दें और फिर राज्यों को कहो अब आप वैट भी कम कर दो। आप पहले वो 26 लाख करोड़ का हिसाब दीजिए, फिर राज्यों के पास आइए और पहले सेंट्रल एक्साइज कम कीजिए सबसे पहले। व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? 26 लाख करोड़ ही इज अर्न्ड out of central excise the central government has earned on petrol and diesel. Has he shared it? What is the account of the 26 lakh crore rupees? You don't give the share of the states of GST in time, which is your constitutional obligation, and then you come and ask the states to further reduce VAT. He should show the way, reduce central excise and then ask others to reduce VAT. ममता बनर्जी ने क्या कहा भी आपको सुनवाता हूं। ममता ने कहा कि मोदी को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री का यह रवैया देश के फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी का ज्यादातर हिस्सा केंद्र सरकार के पास जाता है। उन्होंने मांग की कि जीएसटी में राज्यों की हिस्सेदारी आधी होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि आज की मीटिंग में प्रधानमंत्री ने वन साइडेड बातें कही जबकि सच्चाई है कि केंद्र सरकार राज्यों को पैसा नहीं दे रही। सेंट्रल को दो 50% टैक्स का रेवेन्यू, स्टेट को मिलना चाहिए 50%, बट दे वर नॉट एग्रीड। ये तो हमको 75% तो उन्होंने तुल के ले जाता है, तो स्टेट कैसे चलेंगे? स्टेट कैसे चलेंगे? पूरा सब स्टेट का ऊपर दे दिया। अभी देखिए जो बात प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, मैं उनको कहेंगे कि आप ठीक से देख लीजिए, आप स्टेट को ऊपर बोझा नहीं उतर के आप अपना पास थोड़ा देखिए। अपना पास क्या किया आपने? टोटल रेवेन्यू कलेक्शन कितना किया? आप 2014 से प्राइम मिनिस्टर है, 2014 टू सितंबर 2021 आपने कितना रुपया कमाया इससे? 17,31,242 करोड़। क्यों किया? क्यों किया? ऐसे सब पब्लिक सेक्टर बेच रहा है, पूरा जनता का प्रोग्राम बंद कर दिया है, बैंक को बंद कर देता है, नोटबंदी किया है, क्या नहीं किया है? आज करने का बाद भी आप स्टेट का ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। अब देखिए कांग्रेस कह रही है कि केंद्र सरकार ने 8 साल में पेट्रोल डीजल से 28 लाख करोड़ कमाए। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि 17 लाख करोड़ कमाए। अब किसकी बात सच है कोई नहीं जानता, क्योंकि न तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह बताया कि उन्होंने जो फिगर दी उसका आधार क्या है और न ममता ने यह बताया कि उन्हें 17 लाख की फिगर कहां से मिली। दोनों ने वैट कम करने की बात नहीं की, किसी राज्य सरकार ने नहीं की, इधर उधर की बातें करते रहे। और झारखंड की सरकार ने तो बिल्कुल अलग तरह की बात की
झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने इस बात पर एतराज जता दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने फिर सिर्फ विपक्षी पार्टियों की सरकार वाले राज्यों की बात क्यों की। बन्ना गुप्ता ने कहा कि अगर केंद्र सरकार को पेट्रोल, डीजल और गैस के प्राइस में अंतर से इतनी दिक्कत है तो वो इन सबको जीएसटी में ले आए, क्योंकि इनकी कीमत तो केंद्र सरकार ही तय करती है। देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज स्वास्थ्य को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य पर बात कम की। स्वास्थ्य पे जो उनको बात करनी चाहिए या जिस गंभीरता के लिए आज मीटिंग का आयोजन हुआ, मैं समझता हूं कि वो स्वास्थ्य पे कम और पेट्रोल और डीजल पे बात ज़्यादा उन्होंने कर दी। और ये मीटिंग विशुद्ध रूप से राजनीतिक मीटिंग बनके ये रह गई। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो हमने तो जो है कि कुछ उसमें रिबेट दिया है, लेकिन कुछ राज्यों ने रिबेट नहीं दिया है। पेट्रोल और डीजल या रसोई की गैस, ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार ही इसका दिशा और दशा निर्धारित करती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, ये जनता को तकलीफ दे रही हैं, इसमें तो दो राय नहीं है। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो, ये बीजेपी की सरकारें भी चाहती हैं, कांग्रेस की सरकारें भी चाहती हैं, ममता बनर्जी भी महंगे तेल से परेशान है। लेकिन जब टैक्स कम करने की बात आती है तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। सच्चाई यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल महंगा हुआ है। क्योंकि हम 80% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव का असर स्वाभाविक है, होता ही है। पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो इसका सीधा असर खाने पीने की चीजों पर पड़ता है, रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाती हैं। वही हो रहा है, महंगाई बढ़ी है। अब सवाल है कि जनता क्या करे, कहां जाए, किसके आगे अपना रोना रोए। पेट्रोल डीजल पर दो तरह के टैक्स लगते हैं, एक सेंटर का, दूसरा स्टेट का। सेंटर एक्साइज ड्यूटी लगाता है और स्टेट वैट के जरिए वसूली करते हैं। जब दोनों अपने अपने टैक्स कम करेंगे तभी कीमतें कम होगी। इसलिए नवंबर में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने लगी तो प्रधानमंत्री मोदी ने ड्यूटी में पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की कटौती की। राज्य सरकारों से वैट कम करने की प्रार्थना की। बीजेपी शासित राज्यों ने वैट कम किया, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्यों ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए आज लखनऊ में पेट्रोल 105 रुपए प्रति लीटर है और मुंबई में 120 रुपए प्रति लीटर। अब इस अंतर को कम करना है तो एक ही रास्ता है कि राज्य सरकार वैट कम करे। अगर पूरे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें जैसी करनी है, यह विवाद हमेशा के लिए खत्म करना है, तो पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना होगा। लेकिन इसमें भी दिक्कत है। ममता बनर्जी हो या उद्धव ठाकरे हो, इनकी सरकारें न तो वैट कम करना चाहती हैं, न पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का सपोर्ट करती हैं। यही प्रॉब्लम है। इसलिए अगर इस समस्या से निजात पाना है, जनता को राहत देनी है, तो मोदी की सलाह माननी चाहिए। केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए। सिर्फ मोदी का विरोध करने से बात नहीं बनेगी। हालांकि आज प्रधानमंत्री ने जिस मीटिंग में पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात की, वो मीटिंग असल में तो कोरोना के हालात पर विचार के लिए बुलाई गई थी। मोदी ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, सतर्क रहने की जरूरत है और इस वक्त हमारा फोकस बच्चों के वैक्सीनेशन पर होना चाहिए। दरअसल प्रधानमंत्री ने बच्चों की बात इसलिए की क्योंकि सभी जगह स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और कई स्कूलों में बच्चों में कोरोना इन्फेक्शन की खबरें आ रही हैं। इससे पेरेंट्स और टीचर्स दोनों में डर है। दिल्ली में कोरोना बाकी राज्यों के मुकाबले तेजी से बढ़ रहा है। आज दिल्ली में 1367 केसेस आए। देश भर में 24 घंटे के दौरान करीब 3000 नए मरीज मिले हैं, जिनमें से 50% से ज्यादा सिर्फ दिल्ली में है। और चिंता की बात यह है कि कोरोना के दिल्ली एनसीआर में नए जो केसेस आए हैं, उनमें 25% केसेस बच्चों के हैं। कोरोना का हर चौथा मरीज बच्चा है। इसीलिए आज मोदी ने कहा कि अब हमें
बच्चों के वैक्सीनेशन पर पूरा फोकस करना चाहिए। हमारे देश में लंबे समय बाद स्कूल्स खुले हैं, क्लासेस शुरू हुई है। ऐसे में कोरोना केसेस के बढ़ने से कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए चिंता बढ़ रही है। कुछ स्कूल्स में बच्चों के संक्रमित होने के मामले में भी कुछ न कुछ खबरें आ रही है, लेकिन संतोष का विषय है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भी वैक्सीन का कवच मिल रहा है। मार्च में हमने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था। अभी कल ही 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भी कोवैक्सीन टीका की परमिशन मिल गई है। सभी एलिजिबल बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण यह हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए पहले की तरह स्कूलों में विशेष अभियान भी चलाने की जरूरत होगी। टीचर्स और माता पिता इसे लेकर जागरूक रहें, हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा। ये सही है कि कोरोना की स्पीड बढ़ रही है, लेकिन यह भी सही है कि अब तैयारी पुख्ता है, सिस्टम तैयार है। दूसरी लहर में जो हालात हुए थे वो तीसरी लहर में नहीं दिखे। दूसरी लहर में तो त्राही त्राही मच गई थी, लेकिन तीसरी लहर के दौरान देश में 3 लाख तक नए केस रोज दर्ज किए जा रहे थे, तो भी हॉस्पिटल में बेड की मारामारी नहीं थी, न ऑक्सीजन के लिए हाहाकार था, न शमशानों में लाइनें दिखाई दी। और इससे भी बड़ी बात यह कि तीसरी लहर के दौरान देश में न लॉकडाउन था, न कारोबार बंद किए गए थे। इसके बाद भी हमारा देश कोरोना को काबू करने में कामयाब रहा। इसका एक बड़ा कारण था बेहतर मैनेजमेंट और फुल स्पीड पर वैक्सीनेशन। वैक्सीन के सुरक्षा कवच ने लोगों को बचाया, इसलिए सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन हम सबको भी अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। अगर आप प्रिकॉशन डोज के लिए एलिजिबल हैं तो तुरंत प्रिकॉशन डोज लगवाइए। अगर घर में 6 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है तो उन्हें भी वैक्सीन लगवाइए। कोरोना के खतरे से कैसे निपटना है यह हम सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको एक और खतरे के बारे में बताता हूं जिससे कैसे निपटना है यह समझना बहुत जरूरी है। आज उमर अब्दुल्ला ने ऐसे ही खतरे वाली बात कही। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों से कहा गया था कि सबके साथ बराबरी का व्यवहार होगा, किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसी शर्त पर जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना था। उमर अब्दुल्ला ने कहा अगर उस वक्त बता दिया जाता कि मुसलमानों के साथ भेदभाव होगा, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाएगा, तो शायद हमारा फैसला अलग होता। यह बात बहुत खतरनाक है। वो कह रहे हैं कि शायद जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा ना बनता। उमर अब्दुल्ला ने एक और गलत बात की। उन्होंने कहा कि मुसलमान को इस देश में दुख, दर्द और बेइज्जती के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि देश में मुसलमानों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। उमर ने कहा कि हलाल मीट पर रोक लगाई जा रही है, हिजाब पर सवाल उठाए जा रहे हैं और अब चुन चुनकर मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। कुल मिलाकर उमर अब्दुल्ला साहब ये कहना चाह रहे थे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, जानबूझकर मजहबी मामलों में दखलंदाजी की जा रही है। किस अंदाज में उन्होंने कहा यह आप जरूर सुनिए। इस मुल्क में हर किसी को आज़ादी से अपने मजहब को फॉलो करने की इजाज़त है। हमारे मुल्क के आइन में दर्ज है कि वी आर ए सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर कंट्री का मतलब यह है कि हर मजहब को बराबर के नज़रिए से देखा जाएगा। कौन अपने मजहब का कितना हिस्सा फॉलो करना चाहे उसकी भी खुली इजाज़त है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हुकूमत को इस चीज़ में दखल देना चाहिए। ये ना ये हमारे मजहब में मैं माफ़ी चाहता हूँ सियासत के लिए एक गलत माहौल बनाया जा रहा है। और ये सिर्फ हिजाब की बात नहीं है,
हमें कहा जा रहा है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। क्यों है? अगर बाकी जगहों पे लाउड स्पीकर होते हैं तो मस्जिदों में क्यों नहीं? दिन में 5 बार ही अजान होती है, इसमें गुनाह क्या है? हमारे माइक अजान के दौरान, हमारा हलाल मीट, हमारा हिजाब, इन चीजों पे, अब रोजों में आप बिजली भी नहीं देते होते, फिर क्या दे रहे हो आप हमें? उमर अब्दुल्ला ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इस्लाम खतरे में है, हिजाब पर पाबंदी है, हलाल मीट पर पाबंदी है, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार जा रहे हैं, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? उमर अब्दुल्ला के बयान सच्चाई से कोसों दूर है, लेकिन ऐसे बयान लोगों के दिल में शक पैदा करते हैं, नफरत पैदा करते हैं, समाज में दूरियां बढ़ाते हैं। इसलिए मैं आपको सच दिखाना चाहता हूं, और यह सच दिखाना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर सबसे ज्यादा लाउड स्पीकर यूपी में उतारे गए। 32,000 धार्मिक स्थलों से या तो लाउड स्पीकर उतार लिए गए या फिर उनका साउंड लेवल कम कर दिया गया। और जहां जहां लाउड स्पीकर उतारे गए उनमें से ज्यादातर मंदिर हैं। मस्जिदों में अजान पर पाबंदी कहीं नहीं लगी है। जो ऐसा कहता है वो सफेद झूठ बोल रहा है। अजान आज भी हर मस्जिद से हो रही है, बस साउंड लेवल कम किया गया है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक सेट किया गया है। वो भी जोर जबरदस्ती से नहीं, बातचीत करके, समझा बुझा के। और दूसरी बात है कि मंदिरों से भी लाउड स्पीकर हटवाए गए हैं। और अगर उमर अब्दुल्ला को यकीन ना हो, उनके पास जानकारी कम हो, तो हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह की यह रिपोर्ट देख लें। लखनऊ में जिस वक्त मंदिर से लाउड स्पीकर उतरवाया जा रहा था, उस वक्त विशाल प्रताप सिंह वहां मौजूद थे। उन्होंने बताया अब लखनऊ के प्राचीन हनुमान मंदिर और घंटी और ढोल मजीरे के साथ भजन करने के लिए वहां श्रद्धालु आए हैं। हम इस समय लखनऊ के मुंशीपुलिया इलाके में मौजूद हैं, और मुंशीपुलिया इलाके की यह हनुमानगढ़ी है जहां पर पुलिस की जो टीम है वो फिलहाल यहां पर पहुंची हुई है। नोटिस जो है वो लाउड स्पीकर और ध्वनि प्रदूषण को लेकर के सुबह सुबह यहां पर दिया जा चुका था। एक यहां पर लाउड स्पीकर लगा हुआ था जिसको कि हटाया जा चुका है, और अब पुलिस दोपहर में ये चेक करने आई है कि जिस लाउड स्पीकर को हटाया गया है क्या वो दोबारा तो यहाँ पर नहीं लगा लिया गया है। फिलहाल ये बताइए कि आप लोगों ने यहाँ पर लाउड स्पीकर हटाने के लिए जो नोटिस दिया, तामील कराया, उसके बाद की क्या स्थिति है? उसके बाद सब शांति चल रही है। लाउड स्पीकर हटा के ये लोग पूजा जो भी करते हैं बिना लाउड स्पीकर कर रहे हैं। घंटा घड़ियाल बजा रहे हैं, लेकिन लाउड स्पीकर नहीं लगा रहे हैं, जिससे ध्वनि इसका बाहर नहीं जा रहा, सब अंदर ही रह रहे हैं। धार्मिक जो लोग आते हैं पूजा पाठ करके निकल जाते हैं अपना। आप सभी जगह जा रहे हैं, लोगों के साथ, धर्मगुरुओं से बातचीत कर रहे हैं, पूरा कोऑपरेशन मिल रहा है सबके साथ? धर्मगुरुओं की मीटिंग भी बुलाई थी, उन्होंने खूब कोऑपरेट करने के लिए आप बताया कि मैं कोऑपरेट करूंगा बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, सब शांति से चल रहा है। उमर अब्दुल्ला को यह भी देखना चाहिए कि यूपी के बलरामपुर जिले में 3 मंदिरों से लाउड स्पीकर उतारे गए। यहां के शिव मंदिर, मरही माता मंदिर और सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में लगे एक्स्ट्रा लाउड स्पीकर्स को मंदिर प्रशासन ने आज ही उतारा। मंदिर के महंत का कहना है कि लाउड स्पीकर की आवाज की वजह से कई बार लोगों को परेशानी होती है, इसलिए उन्हें लाउड स्पीकर उतारने में कोई दिक्कत नहीं है। असल में उमर अब्दुल्ला ने एक साथ कई सारी गलत बातें कहती, सरासर कई सारे झूठ बोल दिए। पहली बात, उन्होंने कई मंदिरों से चुन चुनकर लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया योगी आदित्यनाथ के एक्शन से यह क्लियर है कि मंदिरों से भी लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं और मस्जिदों से भी, लेकिन जोर जबरदस्ती न मस्जिदों से की गई न मंदिरों से। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हिजाब पर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि हिजाब पर कहीं कोई रोक नहीं है। सिर्फ स्कूलों में, वो भी क्लास के अंदर, हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई गई, और यह फैसला भी हाई कोर्ट का है, किसी सरकार का नहीं। हाई कोर्ट ने सारे पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला किया। उमर अब्दुल्ला ने तीसरा झूठ यह बोला कि हलाल मीट पर पाबंदी लगा दी गई है। सच तो यह कि आज भी हलाल मीट के नाम पर करोड़ों का कारोबार हो रहा है, कोई रोक नहीं है। उमर अब्दुल्ला को अपनी आंखों पर बंदी पट्टी उतारनी चाहिए, लोगों को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला को अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक और वीडियो देखना चाहिए। मेरठ के हाशिमपुरा इलाके का यह वीडियो है। इस वीडियो में बीजेपी का एक लोकल लीडर पुलिस इंस्पेक्टर से बहस करता दिखाई दे रहा है। वो जागरण कराना चाहता है
और पुलिस अफसर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच। बीजेपी के नेता से पुलिस अफसर कह रहे हैं कि बिना परमिशन जागरण नहीं होने दिया जाएगा। रमजान का महीना चल रहा है, इस दौरान मुस्लिम बहुल इलाके में जागरण की परमिशन नहीं दूंगा। और ये सुनी सुनाई बात नहीं है, इसका पूरा वीडियो है। वीडियो में बीजेपी के नेता कमल दत्त शर्मा और सिविल लाइंस इलाके के एसएचओ के बीच आर्गुमेंट हो रहा है। इंस्पेक्टर सिविल लाइंस बार बार कह रहे हैं कि रमजान के महीने में मुस्लिम बहुल इलाके में जागरण नहीं होने दिया जाएगा। और बीजेपी के नेता कमल दत्त शर्मा कह रहे हैं कि हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। असल में हुआ यह कि हाशिमपुरा इलाके के कुछ लोग 2 मई को जागरण करवाना चाहते थे, पुलिस ने परमिशन नहीं दी। लाउडस्पीकर का मामला पहले ही चल रहा है। दूसरा, हाशिमपुरा इलाके में मुस्लिम आबादी है, ज्यादा मुसलमान यहां रहते हैं, इसलिए पुलिस नहीं चाहती टेंशन क्रिएट हो। मामला बीजेपी के लोकल लीडर कमल दत्त शर्मा के पास पहुंचा। उन्होंने सिविल लाइंस थाने के एसएचओ रमेश चंद्र को फोन कर एक मौके पर बुलाया। कमल दत्त शर्मा भी वहां पहुंचे हुए थे, लेकिन बीच सड़क पर एसएचओ ने कह दिया बिना परमिशन जागरण नहीं होने देंगे और परमिशन तो मिलेगी नहीं। कानून के मुताबिक करने आया हूँ और बिना अनुमति यहाँ नहीं होने दूंगा। और बताइए आप, बिना अनुमति जागरण नहीं होने दूंगा यहाँ। चलिए ये मुस्लिम बाहुल पूरा मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम है। एक मिनट सुनिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए अनुमति आप सुनिए आप मेरी बात सुनो। हमें आपसे कोई अनुमति नहीं मिली। हाँ तो मान और हम यहाँ जागरण 2 तारीख की रात में करने जा रहे हैं। तो आप करिए, आप बस करेंगे। मैंने आपसे कम मना किया। आपको बुलाया तो मान सम्मान के लिए, आप हमारे ही कार्य करते हमारे सामने ये जो है कोई बात नहीं, मेरे सामने कोई बात नहीं। पंडित जी मैं आपके बुलाने से आया। मेरे आप बुलाने से आए हो ना, बुलाने तो मेरे आप सुनिए मेरी बात। आपने कहा कि मैं होने नहीं दूंगा, बिना अनुमति, मैं बिना अनुमति के करूंगा। तो आप करिए, मैं कैसे रोक करूँ अगर आपके बात बिना अनुमति। सुनिए मेरी बात, आप सुनो, आप वीडियो बनवा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बड़े मैं इस जागरण को 2 तारीख में करने जा रहा हूँ और 2 तारीख की रात को करेंगे। और सुनिए, किसी के घर में अगर कोई औलाद पैदा होगी तो उसकी परमिशन पुलिस से चाहिए नहीं, बस बात खत्म। अब हम परमिशन भी नहीं डाल रहे हैं, आप मत डालिए, आपका अपना मामला लगा मत डालिए। पुलिस अफसर बीजेपी के स्थानीय नेता के दबाव में नहीं आए। उन्होंने साफ साफ कह दिया परमिशन नहीं मिलेगी। और बड़ी बात यह कि यह वीडियो सामने आने के बाद भी मेरठ पुलिस अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटी। सिविल लाइंस इलाके के सर्किल ऑफिसर ने साफ साफ कहा कि माहौल को देखते हुए परमिशन नहीं दी गई। और जब इस प्रोग्राम को लेकर उनसे यह पूछा गया क्या उनके पास पहले से कोई परमिशन है, तो वो भी नहीं दिखाई। पुलिस कह रही है इस मामले का हल निकालने की कोशिश चल रही है, लेकिन सड़क पर जागरण करने की परमिशन नहीं मिलेगी और अगर कोई बिना परमिशन के प्रोग्राम करेगा तो एक्शन होगा। वीडियो कल वायरल हुआ है जिसमें थाना प्रभारी सिविल लाइंस से और स्थानीय लोगों से कुछ वार्तालाप हुई है, जिसमें एक सज्जन ने 2 तारीख को जागरण करने की अनुमति मांगी है, जिसमें पूर्व उनकी कोई अनुमति उनके पास नहीं थी। तो उनसे अनुमति मांगी गई कि कोई अनुमति पूर्व अनुमति हो तो आप दिखाइए, उसके अकॉर्डिंग आपको अनुमति दी जाए, क्योंकि शासन की गाइडलाइन है बिना प्रशासन की अनुमति के कोई भी आयोजन न किया जाए। ऑन रोड तो बिल्कुल नहीं, वो ऑन रोड मांग रहे थे, इसलिए ऑन रोड देने के लिए मना कर दिया कि किसी भी प्रकार से यातायात प्रभावित न हो। इसके लिए पूर्व अगर आपके पास अनुमति है तो अनुमति दिखाइए। उनके पास कोई अनुमति नहीं थी, इसलिए अनुमति देने से साफ मना कर दिया गया। मुसलमानों के साथ भेदभाव के सबसे ज्यादा आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगाए जाते हैं। 80% और 20% की बात योगी के लिए कही जाती है, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने सुनिश्चित किया है कि मजहब के नाम पर उत्तर प्रदेश में टकराव ना हो। यूपी में पुलिस और प्रशासन को योगी ने निर्देश दिया है कि किसी के साथ जोर जबरदस्ती ना हो। हिंदू हो या मुसलमान, सबको बात करके समझाया जाए। इसका असर दिखाई दे रहा है। लाउडस्पीकर भी हटे हैं और सड़कों पर जागरण और नमाज भी बंद हुई है। योगी का बुलडोजर माफिया के खिलाफ चला, तब भी योगी ने कहा था कि उन्होंने धर्म और जाति देखकर किसी पर बुलडोजर नहीं चलाया। और अब तो आप देख रहे हैं कि योगी का बुलडोजर कई राज्यों में चलता दिखाई दे रहा है। यह फॉर्मूला कई राज्यों में आ रहा है। दिल्ली में एक बार फिर से गैर कानूनी कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी दिखाई दी। साउथ दिल्ली नगर निगम की टीम ने जैतपुर, सरिता विहार, मदनपुर खादर में बनी अवैध बस्तियों का सर्वे किया है।
इन इलाकों में ऐसे कई घर हैं जिन्हें गैर कानूनी बताया जा रहा है। इन्हें अल्टीमेटम भी दे दिया गया है, लेकिन गैर कानूनी बस्तियों को हटाने की मुहिम को भी मजहबी रंग दिया जा रहा है। कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया कि दिल्ली में सिर्फ मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। इस इल्जाम की सच्चाई जानने के लिए मैंने इंडिया टीवी के संवाददाताओं को इन इलाकों में भेजा। 4 रिपोर्टर्स ने अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से बात की। जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलना है, जिन्हें अल्टीमेटम दिया गया है, उनमें रहने वालों से बात की। पता लगा जिन लोगों को नोटिस मिले हैं उनमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। इस इलाके में जब आते हैं, ये सरिता विहार का इलाका है और यहाँ पर ये एक पूरा इलाका जो है वो क्लस्टर एरिया है। झुग्गी झोपड़ियां यहाँ पर बनी हुई है। ये झुग्गी झोपड़ियां आज की नहीं बल्कि पिछले 10-12 साल से यहाँ पर लोग रह रहे हैं और यहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ पर पिछले लंबे वक्त से रह रहे हैं। ऐसे में अभी उन्हें यहाँ से कैसे हटाया जा सकता है, उन्हें अगर हटाया जाए तो उनको कैसे रिलोकेट किया जाएगा। तमाम लोग जो इस इलाके के हैं, सबसे पहले उनसे बात करेंगे। ये दरअसल आपको बताएं कि इस पूरे इलाके में 40 घर हैं इस तरफ और 40 घर इसके बैक साइड पे हैं और जिन जिन घरों में ये पूरे बुलडोजर चलाने की बात की जा रही है, ये यहाँ पर 10 साल से बने हुए हैं। आपका क्या नाम है? ये आपका घर है? जी, मेरा नाम शिफा है और हम लोग इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ से अगर हम लोग को हटाएंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग गरीब लोग हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे तो मेरा तो आदमी भी नहीं है, फिर मैं कैसे क्या करूंगी? मतलब अगर हटाना चाहते तो कुछ हमारे लिए पहले सुविधा तो करें। जो कह के गए हैं, पुलिस वाले भी आए थे कि यहाँ से 2 दिन के बाद अलाउंस होगा कि यहाँ से नहीं तो हटा लो, नहीं तो सब खत्म कर देंगे। बुलडोजर काम करते हैं आप लोग? हम प्लम्बर का काम करते हैं, कुछ भी मिलता है, हम मजदूरी करते हैं। गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे? हाँ, संवती जी कब से रह रहे हैं? है 8-9 साल हो गए हमें यहाँ पर। तो अभी टीम आई है, वो कह के गई है कि ये झुग्गियां जब हटाई जाएंगी या तो आप 2 दिन में हटा लें या फिर बुलडोजर। 2 दिन में ऐसे हम कहाँ जाएंगे? आपका क्या नाम है? मोमबत्ती। कौन सा घर है आपका? मेरा तो लास्ट में अंदर है झुग्गी। उधर चलते जरा। तो ये दरअसल यहाँ के लोगों में ये दोनों तरह की आबादी है। जिस तरह कई लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम लोगों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हिंदुओं की भी झुग्गियां यहाँ पर हैं और वो लोग उनके घरों पर भी कार्रवाई करने का एमसीडी ने अल्टीमेटम दे दिया है। बताओ, मैं डायरेक्ट ऐसे आप कह देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? काम धंधा है नहीं और इन घर वाले मजदूरी करते, कभी है मजदूरी कभी नहीं है। हम तो वैसे भी बीमार रहते हैं, कम से कम 50 साल से दवाई खा रहे हैं। आप लोगों को बिजली पानी सब सुविधा यहाँ पर? हमारा मीटर लगा हुआ, पानी भी है। सब देखिए यहाँ पर मीटर की सुविधा तक दी गई है, यानी कि ये सब सुविधाएं दी जाती हैं और फिर ये कहा जाता है कि तमाम कॉलोनी जो है वो अवैध है, उनको हटाने की बात अब की जा रही है। समय की कमी नहीं तो मैं आपको कई सारे इलाकों से ऐसी रिपोर्ट दिखाता। एक और उदाहरण दिखा देता हूं। जैतपुर इलाके में जतिन शर्मा थे। जतिन ने बताया कि जैतपुर में भी कई कॉलोनियों पर बुलडोजर चलेगा। इस इलाके में भी जिन लोगों को नोटिस मिले उनमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। इस इलाके के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जमीन खरीद कर मकान बनवाए, पानी बिजली सीवर के कनेक्शन भी उनके पास हैं, सब सरकार ने दिए हैं। अब अचानक उनके मकान इलीगल कैसे हो गए? जैतपुर की विश्वकर्मा कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं। साउथ एमसीडी के मेयर मुकेश सूर्यान भी यहां पहुंचे, बुलडोजर चलाने की बात यहां पर की। जो घर यहां पर बने हैं, बिजली के मीटर इन सभी घरों पे लगे हुए हैं। टेम्परेरी स्ट्रक्चर भी यहां पर है, लेकिन लोगों ने पक्के घर भी यहां पर बनाए हैं। डिश टीवी आप देखेंगे इन घरों पे लगा हुआ है, बिजली का कनेक्शन इन घरों पे दिया गया है। हमारे पास कागज है तो कब्जा कहाँ से हुआ? पावर टोनी है, जिसने बेचा है उसका साइन है। 2002 से रह रहे हैं, बिजली है, सब कुछ है हमारे। जो जीत जाता वो वैध बता देते हैं, जो हार जाता वो अवैध बता देते हैं। वो आगे तुड़वाएंगे ताकि हमें वोट दे। वोट के टाइम कुछ नहीं दिखाई देता ऐसे, खाली वो दिखा देता हाँ गरीबों का मसीहा आ गया, रोड बनवाएंगे, बिजली करवाएंगे, खंबे लगवाएंगे। और जब हार जाता है तो आगे वही कहेगा अवैध है। ये कोई अवैध नहीं है, पैसे लेके बिका हुआ सब सारे पेपर है हमारे पास। कोई सरकार का जगह जो कोई कब्जा नहीं किया है, समझे? सब अपने अपने खरीदा है जगह, खरीद के गरीब मजदूर सर कहाँ जाएंगे? हमसे तो हमारी जिंदगी छीन रहे हैं, घर ही छीन रहे हैं हमारे, तो हम तो मर जाएंगे। ये किसानों की खरीदी हुई जमीन है और ये सब इनकी 4 होती नेताओं की। ये सब गरीब आदमी रह रहे हैं, सबके पास कागज हैं, बिजली का बिल भी पक्का है, यहाँ सब भरते हैं, जमा करते हैं, सब आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ है, राशन कार्ड सब कुछ है, सारे कागज कम्प्लीट हैं। यमुना की जमीन भी इसको बताया जा रहा है। नहीं, उस समय तो नहीं बताए थे, वो बोले थे किसानों की जमीन है। ये किसान से डीलर खरीदे थे और डीलर ने फिर बेचा हम लोगों को। ये बताया गया था कि ये जमीन अवैध नहीं है। अब मैं आपको बता दूं एक नई कंट्रोवर्सी के बारे में। पहले हिजाब,
फिर लाउडस्पीकर, फिर हनुमान और फिर अजान, और इसके बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को विवाद का मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। आज ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश मंजूर नहीं की जाएगी। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के लिए अच्छा नहीं है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि देश के संविधान ने सबको अपने मजहब के हिसाब से जीने की आज़ादी दी है। इस आज़ादी को छीना जाए ये ठीक नहीं है। अगर ऐसा होता है तो इससे देश की एकता और भाईचारे पर असर पड़ेगा। आप इतनी डाइवर्सिफाइड सोसाइटी के अंदर आप अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करेंगे तो आप देश को तोड़ने की बात करेंगे, देश के अंदर इंतशार पैदा करने की बात करेंगे, डिसइंटीग्रेशन पैदा करने की बात करेंगे। तो हमारा मानना यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के हित में नहीं है, देश के तमाम समुदायों के हित में नहीं है। इसलिए इस तरह का कोई फैसला करना गलत होगा। और हम अंबेडकर जी ने जिन्होंने संविधान बनाया था ये बात कही थी कि वो मूर्ख सरकार होगी जो यहां के लोगों को कॉन्फ्रेंस में लिए बगैर यहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश करें। अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो आपको तमाम समुदायों से, तमाम लोगों से पहले अलग अलग बात करनी चाहिए। जब तक के सबकी सहमति ना हो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ सकता है। इसके बाद मौलाना सूफियान निजामी, मौलाना यसूफ अब्बास और फतेहपुरी मस्जिद के इमाम मुफ्ती मुकर्रम जैसे तमाम लोगों ने इस इशू पर रिएक्ट किया। मुफ्ती मुकर्रम ने कहा जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करके देश का माहौल खराब करने की क्या जरूरत। मैं भी ये समझता हूँ कि कॉमन सिविल कोड की कोई ज़रूरत नहीं है और सिर्फ मुसलमानों का इशू नहीं है, ये पूरे देश का इशू है। सिख धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग, बौद्ध धर्म के लोग और बहुत सारे दलित हैं, बहुत सारे कल्चर हैं भारत के अंदर। ये तो इशू सभी का है जी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें कोई सरकार को पढ़ना नहीं चाहिए। देखिए 75 साल से देश चल रहा है, अच्छा चल रहा है, सरकार भी अच्छी चल रही है, देश भी आगे बढ़ रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस सिलसिले में जब तक हर कम्युनिटी से पूरा डायलॉग ना हो जाए, हर कम्युनिटी की रजामंदी ना आ जाए जी, तो तब तक इस मामले में सरकार को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हालांकि अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के बारे में कोई ऑफिशियली बात नहीं कही गई है, तो बीजेपी के नेता भी इस पर बोलने से बच रहे हैं। आज जब यूपी सरकार में माइनॉरिटीज मामलों के मिनिस्टर दानिश आजाद अंसारी से इस बारे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का ध्यान फिलहाल विकास के कामों पर है। कॉमन सिविल कोड को लेकर क्या आपने कुछ विचार बनाया है, जैसे उत्तराखंड सरकार ने बना लिया कि इसको भी लेकर के आना है उत्तर प्रदेश में? सभी चीज़ों पे विचार चल रहा है। जो भी अच्छी चीज़ें होंगी भविष्य में, जैसा आगे बढ़ोतरी होगी, जैसा कोई भी चीज़ में कोई बात आएगी तो आप सभी को बताया जाएगा। अभी हमारा एजेंडा है कि ग्राउंड लेवल पर जाएं, अपनी योजनाओं को और अच्छा और बेहतर बना पाएं, आम जनमानस के लिए, हित के लिए काम करें। और जैसे जैसे समाज में जो चीज़ की ज़रूरत होगी, चाहे कोई भी कानून हो, चाहे कोई भी योजना हो, उस कानून को, उन योजनाओं को हम ज़रूर लाएंगे। आज शिवसेना के नेता संजय राउत ने नवनीत राणा का नाम अंडरवर्ल्ड से जोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के कई नेताओं के लिए एम्बैरेसमेंट की सिचुएशन क्रिएट कर दी। असल में संजय राउत ने इल्जाम लगाया कि नवनीत राणा ने यूसुफ लकड़ावाला से 80 लाख का लोन लिया था। उन्होंने कहा कि लकड़ावाला का संबंध डी गैंग से था। उसी लकड़ावाला को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। संजय राउत ने पूछा, अब नवनीत राणा के डी गैंग से कनेक्शन की जांच क्यों नहीं हो रही? नवनीत राणा जो जेल में है, उनका एक अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। लकड़ावाला, यूसुफ लकड़ावाला, आप जाकर देखिए, सर्च कर लीजिए कहाँ भी, आपको पता चलेगा उसके डी गैंग का फाइनेंसर के नाम में वो जाना जाता था। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन उसके बहुत खतरनाक थे। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उसको अरेस्ट किया था, लकड़ावाला के जिसके साथ आर्थिक व्यवहार हो गए थे, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए थे, वो सबकी जांच हो गई। लेकिन एक ट्रांजैक्शन ऐसा था जो नवनीत राणा के साथ हुआ था, 80 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है नवनीत राणा के साथ, उसकी जांच क्यों नहीं हो गई? संजय राउत तो बयान देकर निकल गए। इसके थोड़ी देर बाद बीजेपी के नेता मोहित कंबोज ने
यूसुफ लकड़ावाला की शरद पवार के साथ पुरानी तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट कर दी। इसके अलावा राजीव गांधी और बलराम जाखड़ जैसे पुराने नेताओं के साथ भी यूसुफ लकड़ावाला की तस्वीरें उन्होंने ट्विटर पर शेयर की और कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं से पूछा क्या इन नेताओं के संबंध डी कंपनी से थे। असल में जब इस तरह की बातें होती हैं तो फिर पुरानी बातें निकल कर आती हैं और बड़े नेताओं के लिए एम्बेरसमेंट पैदा होता है। अब लकड़ावाला तो दुनिया में है नहीं, उनकी कैंसर से डेथ हो चुकी है। अब उनसे कौन पूछने जाएगा उनसे किसके संबंध थे और किसके नहीं थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।